हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2024 की रिक्रूटमेंट यानी कि 2024 का जो एग्जाम है वो आपका 27 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। पहले ये 17 नवंबर से स्टार्ट होने वाला था, बट ड्यू टू केस, कोर्ट केस, ये आपकी अब 27 से शुरू हो रही है। 27 नवंबर से पेपर है आपका, 27 से लेकर 16 जनवरी तक पेपर चलेगा, क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर फॉर्म भरे हुए हैं। ठीक है। तो आपको इस चैनल पे मैं आज कराने वाला हूं प्रीवियस ईयर पेपर मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन, यानी कि मैथ्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके मैं आपको यहां पे सॉल्यूशन कराने वाला हूं। जो ये पेपर है आपका 6/10/2022 का शिफ्ट वन का है, यानी कि 6 अक्टूबर 2022 शिफ्ट वन में जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे थे उसके सॉल्यूशन करने वाले हैं। चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, सेशन अच्छा लगे, तो लाइक के साथ साथ शेयर जरूर कर देना, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि सभी कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं और आने वाले एग्जाम में भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एएलपी का पेपर हो या वो आपका एनटीपीसी का हो, दोनों, या आप रेलवे सेक्शनल कंट्रोलर के एग्जाम देने वाले हो, जेई का एग्जाम देने वाले, बहुत सारे एग्जाम है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सेशन शेयर कर देना, चैनल शेयर कर देना, ताकि मैक्सिमम लोग जुड़ जाए। ये रेलवे का नया चैनल मैंने बनाया है। मैं ऐसे एसएससी के, मतलब मेरा जो मेन चैनल है वो एसएससी का है, एसएससी माहौल, और ये रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाया है। यहाँ पे रेलवे की क्लासेस आपको मिलेगी। धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा रीजनिंग की भी क्लासेस अपलोड करूं। तो अगर आप सपोर्ट करोगे तो बहुत सारे कंटेंट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो चलो बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चीजें समझ लेते हैं। देखो, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस में 3 स्टेज होते हैं। पहला है सीबीटी 1। सीबीटी 1 क्लियर करोगे तो आपको फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट पेड देना पड़ेगा। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल होगा। ठीक है। उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग होगी। यहां पर अगर हम बात करें तो सीबीटी 1 ही सब कुछ है, क्योंकि उसी पे कट ऑफ लगेगी। तो सीबीटी 1 की अगर हम बात करें, जहां पे वेटेज की बात करोगे, तो जनरल साइंस जो है वो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का आता है। मैथमेटिक्स की बात करोगे, जिसके हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो वो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का आता है। जनरल इंटेलिजेंस जो है, रीजनिंग, वो आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का आता है। सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ पे रीजनिंग का है। जनरल अवेयरनेस की बात करो तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। टोटल सब करोगे तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आएगा। टोटल टाइम आपको ज्यादा मिल रहा है, 1.5 घंटे का टाइम है। ठीक है। और अदर कैटेगरी के लिए 2 घंटे का टाइम है, तो टाइम आपके पास अच्छा खासा है। सबसे अच्छी बात इसमें मुझे इस रेलवे की एग्जाम में ये लगती है, एएलपी निकलने का मेरा रीजन है। जैसे 2024 का एएलपी मेरा निकला, मैं साइको से बाहर हुआ हूँ। ठीक है। तो एएलपी में रिजल्ट आने का रीजन यही है कि वहां पे जनरल अवेयरनेस की जगह पे आपका यहाँ पे जनरल साइंस आता है, और मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ। तो मुझे इजीली, मतलब इजी हो जाता है पेपर को क्रैक करना। ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे जनरल अवेयरनेस, इसमें भी करंट अफेयर्स आ जाते हैं, तो आप ज्यादा डैमेज नहीं हो पाते हो। बट वही एसएससी में है तो 25 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ जनरल अवेयरनेस के, वहां पे ज्यादा डैमेज हो जाता है। ठीक है। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कैसे थे। पहला ही क्वेश्चन दिया गया है कि इफ 48 रेशियो बी इक्वल टू बी रेशियो 75, बी जो है ग्रेटर देन है 0 से, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। तो हमें बी की वैल्यू यहाँ पे बतानी है। क्या होगी बी की वैल्यू? ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो सिंपल है। कहा गया कि 48 डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई 75। तो हमें पता है कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4800 इंटू 75। ठीक है। और बी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 48 इंटू 75। तो बी इज इक्वल टू हमारे पास रूट अंडर के इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन करने पे 3600 आता है। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 60 आ जाएगी। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 60, जो कि ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट है। नेक्स्ट, कहा गया कि इफ दो टू इज मल्टीप्लाइड ईच ऑड डिजिट एंड वन इज एडेड टू ईच इवन डिजिट। दो को मल्टीप्लाई करते हैं ऑड डिजिट में, हर एक ऑड डिजिट में, और एक को ऐड करते हैं हर एक इवन डिजिट में, जो कि डिजिट आपके पास ये दिया गया, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट डिजिट दस फॉर्म्ड। तो जो इस नए वाले जो डिजिट बनेंगी उसमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच में डिफरेंस क्या होगा? तो क्या कहा गया कि दो का मल्टीप्लीकेशन हम किससे कर रहे हैं, ऑड से। तो सबसे बड़ा ऑड आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, 3। अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो बड़ी डिजिट तो नहीं बन पाएगी। अगर यहाँ पे 6 में हम 1 ऐड करते हैं, क्योंकि 6 इवन है, उसमें एक ऐड करना है, तो 6 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है। जो कि सबसे लार्जेस्ट डिजिट बन जाएगी इस पूरे में। और
सबसे छोटा क्या बनेगा, तो एक सबसे छोटा है और एक ऑड है, तो ऑड को टू से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि कंडीशन दिया गया है। तो वो क्या आ जाएगा, टू। इन दोनों का डिफरेंस अगर हम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइव। तो वही आपसे क्वेश्चन में पूछा था, तो फाइव इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया कि द सम ऑफ 150 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। 150 को दो भागों में बांटते हैं। द फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट जो है, इज टू मोर देन थ्री टाइम्स ऑफ द सेकेंड पार्ट। यानी कि दूसरे का तीन गुने से दो ज्यादा है फर्स्ट पार्ट। तो फाइंड दी सेकेंड पार्ट। आप इसको दो तरीकों से बना सकते हो। ठीक है। यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट पार्ट है, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। तो मैं मान लिया कि सेकंड पार्ट 150 है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, 150 - 6। ठीक है। क्लियर है। तो ऐसे आप बना सकते हो, या आप ये कंडीशन भी रख सकते हो कि जैसे कि वो कह रहा है कि पहले सेकंड पार्ट हमने एक्स मान लिया, अब वो फर्स्ट पार्ट को कह रहा है कि इसका जो है तीन गुने से दो ज्यादा है। अब इसको ऐड करके देखोगे तो ये 150 आ जाएगा। अब यहां से बनाओ तो ये 4x आ जाएगा, प्लस में 2 = 150। 4x = 150 में से ये आपका टू माइनस चला जाएगा। तो ये आ जाएगा 4x = 148। यहां से अगर x की वैल्यू निकालें तो इसे काट दो, तो 4×3 = 12 7 × 28, यानी कि कितना आ जाएगा, 37। हमसे पूछा है सेकंड पार्ट, हमने x ही माना था सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 37 रुपीज। नेक्स्ट पे आते हैं। कहा गया कि एसओ टिकट कॉस्ट 7 रुपए 50 पैसे पेरेंट फॉर अ पेरेंट। ठीक है। पेरेंट का टिकट जो लगता है प्राइस, वो लगता है 7 रुपए 50 पैसे एक टिकट का। और चाइल्ड के लिए लगता है 3 रुपए। इफ टोटल जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट किया जाता है, यानी कि खर्च होता है, कॉस्ट आता है, वो आता है 5,925 रुपए कलेक्टेड बाई सेलिंग। और वो टिकट कितना बेचता है, जब ये 5,925 रुपए आता है ना, तो उसकी टिकट जो सेलिंग हुई रहती है वो टोटल 952 टिकट सेल हुई होती है पूरे ओवरऑल, पेरेंट और चाइल्ड मिलाकर। तो कहता है देन फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन टिकट सोल्ड। तब हमें बताना है कि चिल्ड्रन की कितने टिकटें बिकी। ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना आपको। द्विघातीय समीकरण समझते हैं ना, टू वेरिएबल में ये बनेगा। मैंने मान लिया कि टिकटों की संख्या, यानी कि पेरेंट वाला का एक्स है और चिल्ड्रन वाला का वाई है। तो टोटल टिकट कितना बिक्री हुआ है, 952। तो ये 952 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये आपका इक्वेशन वन बन गया। ठीक है। दूसरे में आते हैं। दूसरा हमारे पास क्या कहा गया है कि इनके लिए कॉस्ट क्या पड़ रहा है, तो 7 रुपए 50 पैसे जो है फादर के लिए, और सॉरी पेरेंट के लिए, और चाइल्ड के लिए 3 रुपए, तो 3y। टोटल कॉस्ट कितना लग जा रहा है, 5,900। कितना लग रहा है, 925। तो ये आपका इक्वेशन टू आ गया। अब इसे आप बना लो। ठीक है। इक्वेशन वन को हम इक्वेशन टू मतलब इक्वल करेंगे कोई एक पार्ट, तो हम थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3y आ जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 3x। ठीक है। प्लस में 3y = इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 6 5 3 15 9 3 27 1 28, 2856। ठीक है। इसको अगर हम माइनस कर दें, यहाँ 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 सब जगह माइनस हो जाएगा, ये कट गया, तो ये आ जाएगा 4.5x माइनस करो तो ये आ जाएगा 15 में से 6 गया 9। यहाँ आ गया आपका 11 में से 5 गया 6। ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 3। ठीक है। यानी कि आपका आ गया 30 30 69। अब इसको काटो तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, 9 से ये कट जाएगा। 9 से काटेंगे, 5 बार में जाएगा, 9 से काटेंगे। 9 × 27 3 9 × 36 9 कम कट जाएगा। फिर इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा कितने बार में, 5 × 6 = 30, 8 × 25 = 40, पाँच 5 × 2 = 10। ठीक है। यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 682। ठीक है। अब एक्स मैंने किसके लिए माना था, आप देखोगे ध्यान से, एक्स मैंने पेरेंट्स के लिए माना था, बट पूछा किसका है, चिल्ड्रन का। तो यानी वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब इस एक्स की वैल्यू फर्स्ट वाले में पुट कर दे, तो हम डायरेक्टली वाई को क्या लिख सकते हैं कि 952 में से अगर हम 682 को माइनस कर दे तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी, और जो वाई की वैल्यू होगी वही हमारे चिल्ड्रन की टिकटों की संख्या होगी, तो 270। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। कहा गया कि ए शॉपकीपर ऑफर अ स्कीम ऑफ आइदर सेलिंग आर्टिकल्स एट अ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 20%, और वन वेयर अ कस्टमर कैन बाई टू एंड गेट वन फ्री। अच्छा, दो स्कीम है। एक स्कीम में आपको सक्सेसिव डिस्काउंट मिलता है दो, 30 और 20 का, 30% और 20% का। और एक दूसरे स्कीम में आपको मिलता है कि आप दो खरीदोगे तो एक फ्री मिलेगा। तो कहता है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बताइए, जो प्रॉफिट का जो डिफरेंस है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अगर पहले वाली स्कीम में देखें, तो मैं स्कीम वन को देखें, तो स्कीम वन में हमारे पास क्या कहता है सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए। तो क्या फॉर्मूला होता है, x + y
माइनस का एक्स इंटू वाई अपन में 100, यही होता है। तो यहां से अगर इसको सॉल्व करोगे तो एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 प्लस में 20 माइनस का 30 इंटू में 20 अपॉन में 100, यही आएगा। इसको काट दो तो ये दो तिहाई 6, और ये 30 और 20 50, 50 में से 6 चला जाएगा तो 44% आ गया। यानी कि स्कीम वन में ओवरऑल जो परसेंटेज है, मतलब टोटल डिस्काउंट हमारे पास कितने परसेंट का मिल रहा है, 44% का, ठीक है। ये स्कीम वन का आ गया। अब आप यहां पे देखोगे तो स्कीम टू, ठीक है, स्कीम टू का यहां पे हम देखें तो स्कीम टू में क्या कह रहा है कि बाई टू वन फ्री। तो देखो फ्री कितना मिल रहा है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही है। देखो फ्री कितना मिल रहा है, वन, ठीक है। खरीदना कितना पड़ रहा है, दो, टोटल आइटम कितना हो जाएगा, दो और एक तीन। तो कितना फ्री मिला, फ्री ऊपर लिखो, टोटल नीचे लिख दो, मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये आपका आ जाएगा 100/3%, ठीक है। अब डिफरेंस कहा गया है तो हम S1 माइनस का क्या करेंगे, S2। तो यानी कि हमारे पास आ जाएगा 44 माइनस 100/100। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 132 माइनस 100/3 आ जाएगा। डिफरेंस हमारे पास 32/3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 10 सही 2/3% का डिफरेंस, जो कि ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है करेक्ट। ऐसे आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 814 सेंटीमीटर क्यूब इफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर आर इक्वल, फाइंड द हाइट। ठीक है। देखो ये कहा, क्या कहा रहा है ना कि रेडियस सिलेंडर में ना, जो रेडियस है वही हाइट है, दोनों बराबर है। या तो आप आर को एच बोलो या एच को आर बोलो। वॉल्यूम क्या दिया गया है, वॉल्यूम हमारे पास 814 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये कितना दिया गया है, 814। पाई की वैल्यू क्या आती है, 22/7। अब आप देखो यहाँ पे ये कहा गया कि आर इज इक्वल टू एच है, हमसे पूछा है एच की ही वैल्यू, तो हम आर की जगह पे एच पुट कर देंगे, तो एच स्क्वायर इंटू में एच। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि इसको अगर हम काट दें तो ये कट जाएगा, 11×7 = 77, 11×4 = 44, ये 22 × इसे काट देंगे तो 37, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एच क्यूब इज इक्वल टू 37 मल्टीप्लाई बाई 7। अब एच क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर, ठीक है, क्यूब, और यहाँ पे 7 से करोगे तो 7×7 = 49, 4×7 = 21, और 4 = 25। तो 259 का ये क्यूब आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट कहा गया कि ए शॉपकीपर फाइंड दैट व्हेन ही सेल वन काइंड ऑफ राइस एज 50 kg पर 50 रुपीज पर kg, लॉस 20%, एंड व्हेन ही सेल अनदर काइंड ऑफ राइस 72 रुपीज पर kg, गेन 20%। अच्छा, वो जब एक चावल को, एक प्रकार के चावल को जो है 50 रुपए पर kg बेचता है, तब उसे 20% का लॉस होता है, हानि होता है। और दूसरे चावल को 72 रुपए पर kg के रेट से बेचता है, तो उसे 20% का ये लाभ होता है। अब कहता है कि इफ ही मिक्स देम इनटू इन द रेशियो ऑफ 3:2, अगर वो 3:2 में मिक्स कर दे, और जो मिक्स प्राइस है वो है 64 रुपए पर kg, तब उसकी ओवरऑल गेन परसेंटेज हमें दशमलव के एक पॉइंट तक बताना है, ठीक है। तो देखो पूरे क्वेश्चन में आप देखोगे तो सेलिंग प्राइस की बात कही गई है कि 50 रुपए पर kg बेच रहा है तो 20% का लॉस हो रहा है। फिर 72 रुपए पर kg बेच रहा है तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है। फिर मिक्सेस को 64 रुपए पर kg, तो टोटल सेलिंग प्राइस की बात हो रही है। तो हम यहां से हर एक का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। जब कॉस्ट कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तभी जाके हमें टोटल प्रॉफिट का पता चल पाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो हम निकालते हैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। तो देखो कॉस्ट प्राइस के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सीपी, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ ये चावल टाइप वन का है, तो CP1 क्या लिख सकते हो आप। तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना, 50 रुपए पर kg, और लॉस कितने का हो रहा है, 20% का। तो 20% को आप क्या लिख सकते हो, 0.80, यही लिख सकते हो ना। तो इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 62.5 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका, हाँ ये आ गया। अब CP2 हम निकालेंगे, ठीक है। तो CP2 हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो CP2 के लिए 72 रुपए बेच रहा था, गेन कितने का हो रहा है, तो 120 का, यानी कि 1.02। तो ये आपका आ जाएगा 60 रुपीज। तो आपको पता चल चुका है कि टाइप वन के लिए
कॉस्ट प्राइस 62 रुपये 50 पैसे है, और टाइप 2 चावल के लिए कितना है, राइस के लिए 60 रुपीज। वो कह रहा है कि हम इसके मिक्स्ड करेंगे, ठीक है। मिक्स्ड करेंगे, किस रेशियो में मिक्स्ड करेंगे? तो ये आपका रेशियो दे रहा है 3:2, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस देखें तो पहले वाले का, तो ये आप देखोगे तो 62.5 × 3 प्लस में 60 × 2, तो इसको अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा 187.50 पैसा, और ये आ जाएगा 120। टोटल कर दोगे तो 307.5। ठीक है। तो ये कितने यूनिट का आया? 3 यूनिट ये और 2 यूनिट ये। तो पर केजी के लिए हम क्या करेंगे, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 6×5 = 30, ठीक है। 5 × 5 = 2, 50 × 25, ठीक है। तो 61.50 रुपये पर केजी आ गया कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना था, 64 रुपये। तो आप यहां से हम गेन परसेंटेज निकाल सकते हैं ना, कितना आ जाएगा गेन परसेंटेज? तो 64 माइनस का हमारे पास कितना आ जाएगा, 61.5 डिवाइडेड बाई 61.5 गुने में 100। ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2.5 गुने में 100, ठीक है, डिवाइडेड बाई 61.5। ये पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 250 या 2500 डिवाइडेड बाई 615। इसको डिवाइड करोगे तो 4.1% आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आप सेशन में पहली बार होगे, इस चैनल पे पहली बार होगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। और आपको आने वाले रेलवे के जितने भी अपडेट है, सारे अपडेट आपको इस चैनल पे मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप रेलवे को टारगेट कर रहे हो तो डेफिनेटली ये चैनल आप सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि मैं आपको यहाँ पर अपडेट देता रहूं, क्लासेस कराता रहूं, और आप ठीक। चलो, अब देखो ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ये प्यारा सा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि ये प्यारा सा क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज -2। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एसोसिएटेड विद द सॉल्यूशन एंड आल्सो द नंबर। अच्छा चलो ठीक है। ये क्या कह रहा है कि सम ऑफ नंबर, तो मान लेते हैं कि नंबर एक्स है और उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x की वैल्यू हमारे पास दी गई है -2। तो कह रहा है इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने। तो अगर देखो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करें, तो हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई एक्स बाई बोथ साइड। तो यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस में x इंटू 1/x लिख सकते हैं, और माइनस का 2 × x हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपका क्या बन जाएगा, x² प्लस में ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस में 1 = माइनस का 2x। इसको अगर इधर लिया होगे तो x² प्लस में क्या आ जाएगा, 2x, ठीक है, प्लस में 1 = क्या आ जाएगा, 0। तो ये इक्वेशन आपका कहां बन रहा है, तो देखो x², ठीक है, x² प्लस 2x प्लस 1 तो बन रहा है, = 0। इक्वेशन तो आ गया, बट इस x की वैल्यू 1 आई है। अब हमें x की वैल्यू अगर यहां से निकालना पड़े, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू हमें निकालना पड़े, क्या आएगी? तो जो x की वैल्यू आएगी वहां से हमें आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर ये रख दे, अगर वैल्यू पुटिंग कर दोगे तो कर सकते हो, x² आना चाहिए, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं x², ठीक है, प्लस में हम क्या ऐसा कर सकते हैं, x प्लस में x, ठीक है, और प्लस में 1 ये लिख सकते हैं ना, = 0। तो यहां से अगर x कॉमन ले ले तो x प्लस में 1, और यहां से अगर हम +1 कॉमन ले ले तो x प्लस 1 = 0। तो x प्लस 1 इंटू में x प्लस 1 आ जाएगा, = 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो कौन सा इक्वेशन हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर 3, जहां पे x की वैल्यू -1 आने चाहिए। ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं। कहा गया कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल्ड एट बी, इफ tan ए = 1/√3, वैल्यू ऑफ cos ए, cos सी, ठीक है, cos ए इंटू साइन सी। अब देखो आपको ये बताया जा रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल कहां पे है, तो पॉइंट बी पे है। बी जो है वो आपका 90 डिग्री है, ठीक है। बी जो है हमारा वो 90 डिग्री है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक राइट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम राइट एंगल ड्रॉ करते हैं ए बी सी।
तो यहां से ये आया ये, और ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट है ना ये बी है। सॉरी, मैं डी क्यों लिख रहा हूं। ये आपका पॉइंट बी है जो कि राइट एंगल्ड है, तो ये ए है और ये आपका सी है। ये कह रहा है, अब यहां पे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि टेन ए जो है 1/√3 है। ठीक है, टेन ए 1/√3 है, तो हमें वैल्यू निकालनी है इन सारी की। ठीक है, क्लियर। तो देखो आप इसे ऐसे बना सकते हो, जैसे समझो ध्यान से। आपका क्या कहा गया है कि टेन ए की वैल्यू हमारे पास क्या दिया गया, 1/√10। हमें फाइंड करना है ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या लिख रहा है कि साइन ए इंटू में कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू में साइन सी। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला बन जाता है अगर आपको इसको रिलोकेट कर पाओ, अगर याद हो तो। ये आपका साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले पे होते हो, साइन ए प्लस सी, यही होगा ना। साइन ए प्लस सी वाले फॉर्मूले पे है। ठीक है, आपको पता है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इतना क्लियर है। इसमें से b की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है, a + 90 प्लस सी इज इक्वल टू 180। तो कहीं ना कहीं a प्लस सी हमारा क्या आ जाएगा, 180 - 90। तो AC की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 90 डिग्री। अब साइन AC की जगह पे वैल्यू रख देंगे तो साइन, ठीक है सॉरी, साइन 90, आप सभी को पता है वैल्यू क्या दे देता है, 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। आप इसे चाहते तो आप, यही मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो यही बेस्ट तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दी एलसीएम ऑफ 62 एंड 30। देखो ये एलसीएम निकालना तो खैर आपको आता ही होगा। ठीक है, ये 62 और 30 का एलसीएम पूछ रहा है। तो ऐसे तो देखो ये 930 होगा, लेकिन अगर आपको निकालना पड़े तो कैसे आप निकालोगे, तो आप कैसे निकालते हो, आप ऐसे ही निकालते हो ना, 62 30, अगर मैं इसे बताऊं। ठीक है, तो आप इसे देते हो 2 से तो ये 31 आएगा। ठीक है, ये 15 आ जाएगा। ठीक है, फिर 15 × 2 = 30 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 930 आ जाएगा। ठीक है, कहा गया है आगे क्वेश्चन में कि ए सम ऑफ मनी ट्रिपल्स itself एट अ सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एट इन 10 ईयर। ठीक है, 10 ईयर में एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से, कंपाउंड इंटरेस्ट से वो कितना हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। इन हाउ मेनी ईयर इट विल 9 टाइम्स इटसेल्फ। तो कह रहा है कि भैया बताइए कि वो कितने सालों में 9 गुना हो जाएगा अपने आप का। ठीक है, क्लियर है। तो देखो इसको आप कैसे बना सकते हो, इसे आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि मानो, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया है कि फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर आपको अमाउंट निकालना पड़े तो अमाउंट का फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या कहता है, प्रिंसिपल प्लस 1। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100, और यहाँ पे पावर n कितने सालों के लिए है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कह रहा है ट्रिपल हो जा रहा है किसका, अमाउंट, यहाँ पे प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल 3p हो जाएगा अमाउंट, प्रिंसिपल आपका p ही रहेगा। ठीक है, और यहां से अगर आप देखोगे तो 1 + r, r आपको पता नहीं है, अपॉन में 100, और यहाँ पे टाइम आपको पता है 10 साल, यही लग रहा है ना। तो यहां से p से p कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बचेगा क्या, 3। ठीक है, 3 = ये वैल्यू, यानी कि 1 + r/100 पावर 10 की वैल्यू हमारे पास ये आ गया है। ठीक है, ये इक्वेशन बना। अब आपसे कह रहा है ना कि वो अपने आप का कितने गुना हो जाए, तो वो अपने आप का 9 गुना कितने सालों में हो जाएगा, यही क्वेश्चन पूछा गया है ना। वो अपने आप का 9 गुना कितने सालों में हो जाएगा। तो आप यहां से समझो कि 9 गुना के लिए आपसे क्या, यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो सिंपली आप समझो कि 9 गुना के लिए वो कह रहा है कि 9p पूछ रहा है, कितने का, p × 1 प्लस, इसको मैं इक्वेशन 1 लिख देता हूँ। ठीक है, p + 1 अपॉन या r अपॉन में 100, और यहाँ पावर n, यही तो पूछ रहा है n की संख्या कि वो कितने सालों में हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। तो देखो इन दोनों की वैल्यू हमारे पास जो है वो इक्वेट करेंगे, राइट, जैसे आप समझो, यानी कि इसकी वैल्यू जो है, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये क्या हो रहा है, ये 3 है, और इसकी वैल्यू, यानी कि ये वाली की वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हो कि 1 + r/100 की पावर n = 9, यानी कि इसका डबल हो रहा है, स्क्वायर। तो जब स्क्वायर हो रहा है ये वाला,
तो कहीं ना कहीं इसका कितना डबल हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर करने पे तो वो मल्टीप्लाई ही आता है ना। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि ए की पावर एम और उसका पावर आप कर दोगे एन, तो ये एक दोनों क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई एम इंटू एन होता है ना ए की पावर, वही मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप सिंपली समझो कि इसका स्क्वायर करने पे ये 9 आता है। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 1 + r/100 की पावर n इज इक्वल टू 1 + r/100, ठीक है, की पावर 10, और उसका पावर स्क्वायर करेंगे यानी कि 10 × 2 20। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 20। तो 20 साल में जो है वो अपने आप का 10 गुना हो जाएगा। आई होप कि समझ पाए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि विष्णु स्कोर्ड एक्स रन इन हिज 10th इनिंग। ठीक है, विष्णु जो है अपने 10वें इनिंग में एक्स रन बनाता है। ठीक है, आफ्टर स्कोरिंग दोज रन हिज एवरेज, एवरेज हिज एवरेज कहाँ गया, पर इनिंग इंक्रीज्ड बाय 8 रन। ठीक है, इफ न्यू एवरेज इज 28 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो वो कह रहा है ना कि जब वो एक्स रन बनाता है 10वें इनिंग में, ठीक है, तो उसका एवरेज जो है वो इंक्रीज कर जाता है 8 रन से, और नया वाला जो एवरेज है वो आपका 28 है। ठीक है, 28 है, तब आपसे कह रहा है कि बताइए कि एक्स की वैल्यू क्या थी। क्लियर। तो बस कुछ भी नहीं करना इसमें, जस्ट अगर आपने एवरेज पर रखा होगा तो आराम से बन जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल सा दिमाग लगाओ कि आपके पास क्या कह रहा है कि 10 इनिंग को मिला के उसके पास एवरेज कितना बन रहा है, 28। ठीक है, 28 बन रहा है। अगर आप देखोगे कि अगर उसकी 9th इनिंग की बात करो, यानी कि 10वां इनिंग में वो जो एक्स स्कोर बनाता है उसकी वजह से एवरेज उसकी 28 हो जाती है। समझ रहे हो, यानी 9th तक वो जो स्कोर बना रहा होगा और 10वें इनिंग में जो एक्स स्कोर बना रहा है उसके कारण उसकी जो एवरेज है, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है ना कि एवरेज पर इनिंग, यानी कि एवरेज जो है वो 8 रन बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं 9th इनिंग्स तक, ठीक है, इनिंग्स तक वो कितना स्कोर बना रहा होगा, तो 28 माइनस में 8, यानी कि उसकी एवरेज क्या होगी, 20 होगी। 9th इनिंग तक तो 20 ही एवरेज होगी ना। क्लियर है। अगर आप 10वें इनिंग के बाद 28 हो जा रही है तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल आप कहोगे 28 × 10 यानी कि 280। 280 रन बना रहा है। 9th तक उसकी कितनी हो पा रही है, तो 9th तक 180 हो रहा है। डिफरेंस आपके पास कितने का आ रहा है, 100 का। तो वो एक्स की वैल्यू कितने की हो रही है, 100। जो एक्स वैल्यू है वो 100 है। ठीक है, आया बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द सम ऑफ टू नंबर इज 205 इफ वन ऑफ दिस नंबर इज रिड्यूस बाई 5% एंड अदर इज इंक्रीज बाई 10%। ठीक है, द रिजल्टिंग नंबर आर इक्वल टू ईच अदर, फाइंड द स्मॉलर ऑफ द टू इनिशियल नंबर। अब आपको कह रहा है कि इसमें से जो दो में से छोटा नंबर आपको फाइंड करके बताना है। बहुत इंटरेस्टिंग, देखने में आपको क्वेश्चन हार्ड लगेगा बट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इजी। क्या कह रहा है कि दो नंबर का सम आपके पास क्या दिया गया, तो मैंने माना पहला नंबर एक्स, दूसरा नंबर वाई, 205 है। ठीक है, वो कह रहा है कि पहला नंबर जो है वो आपको 5% घटता है और दूसरा 10% बढ़ता है। तो 5% जब घटता होगा तो आप ऐसे कह सकते हो कि 95% हो जाएगा। तो इसका अगर आप निकालोगे फ्रैक्शन वैल्यू के बाद आप इसको निकालोगे तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, 0.95x। इसको 110 आता है तो 1.1 y, यही होता है। क्लियर है। तो ये कह रहा है ना कि सॉरी प्लस में क्यों लिख रहा हूं, ठीक है, और दूसरा वाला आता है 1.1 y। ये कह रहा है दोनों आपस में बराबर है, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0.95x इज इक्वल टू 1.1 y। क्लियर, आपस में दोनों बराबर हैं। अब देखो, दोनों जब आपस में बराबर हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स की वैल्यू अगर हमें निकालना पड़े तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 1.1 y अपॉन में 0.95। ठीक है, तो यहां से अगर इसको सॉल्व करो तो इसका एक पॉइंट हटाकर और यहाँ पॉइंट हटाकर 110 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 110 अपॉन में 95, इसको काट दो तो काटने पे क्या आ जाएगा, 5 से 19 पचे 95, 22 पचे 110, 22 आ जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं 22 y अपॉन में 19, यही लिख सकते हैं ना।
अब देखो 22 ये किसकी वैल्यू आई है, एक्स की वैल्यू आई है। ठीक है। अब एक्स की वैल्यू आई, हम एक्स की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो एक्स की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे 22 y अपॉन में 19 प्लस में y इज इक्वल टू 205। ठीक है। अब यहाँ से देखो इसको एलसीएम लेंगे तो 19 आ जाएगा। ये 22y प्लस में 19y इज इक्वल टू में 205। ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। अब यहां से इसको ऐड करो तो ये 41 आ जाएगा। 41y अपॉन में 19 इज इक्वल टू 205। ठीक है। तो सिंपल है, इसको सॉल्व कर लो। हाँ, अब यहां से तो इजी बन गया ना। 41y इज इक्वल टू 205 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 19 से। और यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 205 मल्टीप्लाई बाई 19 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 41 ना, 41। ठीक है। तो देखो 41 है, और यहां पर आप देखोगे तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना देता है, 205 का मल्टीप्लीकेशन करो 19 से। 9 बजे 45, 5 4, 9 दूना 18, 5 0 2, यही आएगा। तो ये आ जाएगा 5 9 8 3 38 95। ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3895 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 41। तो ये कट जाएगा 95 बार में। ठीक है। कट के आ जाएगा 95। तो यही आंसर आएगा। ठीक है। वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है। पूछा क्या गया, फाइंड द स्मॉलर नंबर। अच्छा, सॉरी, स्मॉलर नंबर पूछा है, तो y की वैल्यू ये है तो डेफिनेटली स्मॉलर नंबर y ही होगा ना, तो 95 होगा। ठीक है। और आप यहाँ पे अगर लार्जेस्ट नंबर पूछा जाता तो 205 में से अगर हम 95 माइनस कर लेते तो 110 आ जाता। ठीक है। कहा गया विच इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमॉन्ग द ऑप्शन गिवन बिलो। तो देखो सबके हर जो है यहाँ पे अंश जो है वो इक्वल है, यानी कि ये 1981, ये भी 1981, ये भी 1981, ये भी 1981। तो जो हर होगा यानी डिनोमिनेटर में जो होगा, जिसकी संख्या ज्यादा होगी, वैल्यू ज्यादा होगी, वही सबसे छोटा हो जाएगा फ्रैक्शन। तो आपको पता है कि 155 सबसे छोटा है, तो यही होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन व्हेन 2 की पावर -7 इंटू 2 की पावर 3n+4 इज इक्वल टू 2 की पावर 11 प्लस। ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे पास दिया गया है कि 2 की पावर -7 इंटू में 2 की पावर 3 पे पावर n+4 और इज इक्वल टू 2 की पावर 11 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4 5। तो देखो ये अगर इसको आप देखोगे कि 2 की पावर क्या कहता है कि 2 की पावर इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड में क्या होता है, मल्टी मतलब जब बेस सेम हो और डिवाइड होता है तो पावर माइनस हो जाता है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर -7। ठीक है। अब बेस सेम है तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। पावर क्या आ जाएगा, 3n+4 इज इक्वल टू 2 की पावर 6, यही आएगा। ठीक है। जब बेस आपका सेम है तो बेस से बेस कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। ये आपका क्या बन जाएगा, 3n। ठीक है। और ये आ जाएगा -3 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ से आप 3n इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 6 + 3, 3n इज इक्वल टू 9। तो n की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 3। ठीक है। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 3 आ गई है। यही आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहो, क्वेश्चन देखो क्या कहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड मेजर 42 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 34 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो देखो आपको वो पढ़े होगे ना ट्रायगोनोमेट्री में, एस की वैल्यू यहां से निकालेंगे। ठीक है। तो एस की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, तीनों का सम डिवाइडेड बाई 3। यहां से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एस की वैल्यू अगर हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है। इसको सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, तो वो a + b + c = 2। 3 मैं कह रहा हूँ, 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो 42 प्लस में 36 प्लस में 34 डिवाइड बाई 2। सबको ऐड कर दो, 6 4 10 2 12, 1 3 3 6 4 10 1 11, 112 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस की वैल्यू 56 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब एरिया कैसे निकालते हैं, हेरोन्स फॉर्मूला आपको याद होगा ना, उसी का होता है। तो यहां से एरिया आपको निकालना पड़े तो √अंडर s इंटू एस। ठीक है। यहां पर s - a, ठीक है, इनटू में
एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी, यही फॉर्मूला होता है। बस यहाँ से फॉर्मूले में पुट कर दो, सिंपल। तो यहाँ पे आपके पास 56 आया है, तो 56 इधर आ जाएगा, इंटू 56 माइनस आपका क्या आ जाएगा 42, इंटू 56 माइनस आपका क्या आ जाएगा 36, इंटू 56 माइनस 34, 56 माइनस 34। अब यहाँ पे आप देखो रूट अंडर ये 56, और इसका आ जाएगा कितना, आ जाएगा देखो 42 है तो 4 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 14 आ गया, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो 20 और 22 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 और 22 आ जाएगा, तो ये आपका टोटल टोटल तो कटेगा नहीं, तो देखते हैं इसको और मॉडिफाई करें तो 14 चौका 56 आ जाता है, ठीक है। तो 14 गुने 4 गुने 14, ठीक है, गुने 20 गुने 4 गुने 20 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुने 5, और यहाँ पे 22 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये 2 बार 4 आ गया और ये 2 बार 14 आ गया, तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो 22 25 110 आ जाएगा, और ये 4 बाहर आ गया, यानी कि हम लिख सकते हैं 56 रूट 110, यही आ रहा है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहा गया कि इफ अ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एडी, एडी कह रहा है बाइसेक्ट एंगल ए, एंड डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी। अच्छा, तो देखो एक ट्रायंगल है हमारा ए बी एंड सी। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि उसको हम क्या कहते हैं एडी पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी एडी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल किसको, ए को। तो एंगल ए ये है, ठीक है, एंगल ए हमारा ये है, इसको क्या कर रहा है कि एक पॉइंट डी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है डी। तो यहाँ पे डी बाइसेक्ट कर रहा है इसको किस पे, बीसी पे, ये फुलफिल हो गया। इफ एम ए सी, ठीक है, ए सी इज इक्वल टू 4.2। अच्छा, ए और सी की बात कही जा रही है, यहाँ पर ए सी की, इसी की बात कही जा रही है ना, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ पर अगर देखोगे तो एसी की बात कितना कहा गया है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। बीडी की बात कही जा रही है, बीडी की वो 4 सेंटीमीटर, और बीसी की बात कही जा रही है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक 7 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ 4 सेंटीमीटर है, तो कहीं ना कहीं डीसी जो होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा। डीसी जो होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा, ये तो क्लियर हो गया। और डीसी जब आपका 3 सेंटीमीटर है, और ये आपका कौन सा थ्योरम पे आता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं कि ए बी डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी डिवाइडेड बाई डी सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर है कि ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, तो ए बी की वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक है, ए बी की वैल्यू तो हमें नहीं पता है, दिया ही नहीं गया है। तो ए बी को एज इट इज लिख देंगे, और यहाँ पे ए सी को 4.2 कहा गया है, 4.2, और इज इक्वल्स टू बी डी हमारे पास क्या आ रहा है, बी डी आ रहा है 4, और फिर डी सी आ रहा है 3, ठीक है। तो इसको काटोगे तो ये कट जाएगा, 3 एकम 3, और ये आ जाएगा 4 3 14 3 42, यानी 1.4। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी की वैल्यू आ जाएगा 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पूछा क्या गया, फाइंड दी ए बी, तो लेंथ ऑफ ए बी पूछा गया है, तो 5.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि एट अ प्रेजेंट द डिफरेंस ऑफ एजेस ऑफ अ मदर एंड सन इज 30 ईयर। प्रेजेंट में सन और मदर का एज का गैप जो है वो 30 ईयर का है। 15 ईयर अगो द मदर एज वाज ट्विस देन द एज ऑफ सन, ठीक है।
द प्रजेंट एज इन द मतलब मदर का यहाँ पर प्रजेंट एज हमें बताना है। तो इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको। देखो, अगर आपको एज वाला क्वेश्चन पढ़ना होगा ना, तो आपको एसएससी माहौल चैनल पे जाओगे, वहां पे आपको बिहार एसएससी का प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें आप पढ़ सकते हो ये एज वाले जितने भी क्वेश्चन है, सब सारे क्वेश्चन आपको वहां पे कवर हो जाएंगे। ठीक है। तो देखो, प्रेजेंट एज में डिफरेंस क्या कह रहा है, मदर और सन का डिफरेंस कितना हो जा रहा है, 30 ईयर्स का। तो अगर हम यहां से मदर की एज निकाले तो हम कह सकते हैं 30 + S। ठीक है, 30 + S। अगर आप 15 साल पहले की बात करोगे तो मदर की क्या आ जाएगी, 15 ईयर अगो की बात करते हैं। तो यहाँ पर मदर की एज आ जाएगी M-15, और सन की एज आ जाएगी कितनी, S-15। लेकिन वो कह क्या रहा है कि इसका दो गुना है, यही कह रहा है ना, ट्विस्ट। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करो। तो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो M-15 = 2S - का 30। तो इसको उधर ले जाएंगे। ठीक है, इसको अगर हम उधर ले जाएं तो ऐसा, या हम यहां पर पुट कर देते हैं ना एम की वैल्यू। तो एम की वैल्यू पुट करेंगे तो 30 + S - 15 = 2S - 30। अगर इधर देखें तो S + 15 आ जाएगा, = 2S - 30। तो इस 2S, ठीक है, अगर हम इस S को इधर ले जाएं तो यह बन जाएगा 3S, और फिर ये इधर लाए तो आ जाएगा 45। इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 15। तो S की वैल्यू आ गई 15, यानी कि सन की वैल्यू आ गई है 15। सन की एज आ गई है 15। ठीक है, और मदर की एज यहाँ पर कितनी आ जाएगी, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे मैंने उल्टा बना दिया। यहाँ पे आप देखोगे तो डिफरेंस 3S ना आके सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एस आएगा। तो यहाँ पर सन का एज आ जाएगा 45। सॉरी फॉर माई मिस्टेक, सन की एज आ गई 45, तो मदर इससे 3 साल ज्यादा है, तो मदर की एज कितनी आ जाएगी, 75। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज, चूज अप्रोक्सीमेट वैल्यू विच विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। अच्छा, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको बताना है। देखो, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व करने वाला है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, जस्ट वेट। तो यहाँ ये आपको, अगर मैं एक्सप्रोक्सीमेशन से ही बनाऊं इसको, तो आप इसको कह सकते हो कि यहाँ देखेंगे, देखो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद डबल जीरो है, डबल डिजिट है, यहाँ पे भी डबल डिजिट, तो ये और ये कैंसिल आउट हो सकता है। तो पहले वाले को अगर हम 1800 ले लें, ठीक है, और दूसरे वाले को 400, ठीक है, 399 है ना, तो उसको 400 ले लेते हैं, ये आ गया। और प्लस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसको हम 1000 बना दें और इसको 400, तो ये 1000 आ जाएगा और प्लस में 400 आ जाएगा। तो ये ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 2200, और प्लस में इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 1400। तो 2200 और 1400 को ऐड करोगे, अच्छा 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 अच्छा, मैंने यहाँ पे गलती कर दिया ना, सबको मैंने ऐड कर दिया, ये तो मैंने सही लिखा है 400, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ से 100 मैं बाहर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर इसको हम करें तो 18 × 4 = 72 आ जाएगा, प्लस 30 और ये, तो अगर ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 76। फिर जब हम इसको, अगर हम वहां पे पॉइंट हटा रहे हैं, जस्ट जस्ट वेट 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 1 मिनट 1 मिनट, मैंने इसको ज़्यादा वैल्यू ले लिया। यहाँ पे इसको हम बना देते हैं 18। ठीक है, 18 इंटू में 4, और प्लस में ये आ जाएगा 10, इंटू में आ जाएगा 4। तो अगर इसको हम करें तो ये 18 × 4 = 72, ये आ जाएगा 40। 72 40 112, तो आ तो गया 112, मैंने ज़्यादा वैल्यू लेके वो। ठीक है,
कह रहा है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स their HCF. If one of number is 36 and the sum of LCM and HCF is 270, then the number other number। अच्छा, दूसरा नंबर तो देखो, मल्टीप्लाई क्या होता है कि एलसीएम का मल्टीप्लाई इनटू में तुम्हारा यहाँ पर होता है एचसीएफ का मल्टीप्लाई। एचसीएफ का मल्टीप्लाई वो क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर, यही होता है। तो वो कह रहा है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। तो मान लो कि एचसीएफ एक्स है और एलसीएम उसका 14 टाइम है, तो 14x आ जाएगा। मल्टीप्लाई है, यहाँ पे ये कह रहा है कि फर्स्ट नंबर 36 है, तो हमें बताना है कि सेकंड नंबर हमें बताना है। ठीक है। अच्छा, ये फर्स्ट नंबर 36 है एंड द सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ इज 270। अच्छा, तो पहला इक्वेशन हम बना लेते हैं यहाँ पर। एलसीएम एचसीएफ का ऐड यहाँ पर 270 आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास 270 आ गया, तो हम चलो ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, जस्ट वेट, ये हमारा आ जाएगा सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये इक्वेशन एक बन रहा है ना, तो यहाँ से अगर पहले हम देखें तो एल सी एम प्लस एच सी एफ इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 270 आ रहा है। 207 के लिए 270 आया। अब ये 270 आ रहा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं ना कि 14x प्लस ये, यानी कि ये आ जाएगा 14x प्लस में x इज इक्वल टू 270। तो ये आ जाएगा 15x इज इक्वल टू 270, यही होगा। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, अगर हम इसे काटें तो 15 एकम 15, 12 15 अठे 120, यानी कि 18 आ चुका है। तो x की वैल्यू 18 आ चुका है। x हमने किसको माना था, एच सी एफ को, तो एच सी एफ हमारे पास 18 आ चुका है, ठीक है। तो यहां से एच सी एफ हमारे पास क्या आ चुका है, एच सी एफ 18 आ चुका है, ठीक है। तो एलसीएम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम क्या कह रहा है, तो 14 इंटू में 18, ठीक है। ये एलसीएम आ गया। तो एलसीएम हमारे पास 252 आ रहा है, ठीक है। तो एलसीएम हमारे पास 252 आ गया। अब इक्वेशन में पुट कर देंगे ना ये, तो यहां पर अगर पुट करोगे ये वाला, तो ये क्या कहता है कि 252 एलसीएम गुने में एचसीएफ आपके पास 18, 36 यहाँ पे ये है इंटू में सेकेंड नंबर। तो इसको काट दो, 18 दूना 36, 200 काटोगे तो 126 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर एक जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आते हैं, कहा गया कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days एंड 12 days, ठीक है। दोनों रेस्पेक्टिवली कहता है, एक 9 दिन में, एक 12 दिन में। ए स्टार्ट वर्क एंड दे वर्क ऑन अल्टरनेट डे, ठीक है। देखो ए 9, बी यहाँ पर 12, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 36 आ जाएगा। यहाँ पे 9 से इसकी इफिशियंसी 4 आ जाएगी, इसकी 12 से 3 आ जाएगी। कहता है कि अल्टरनेटिव पहले डेज पे आता है, पहले डे जो है वो आता है आपका ए, तो ए कितना यूनिट करके जाएगा, 4 यूनिट। दूसरे सेकेंड डे कौन आएगा, सेकेंड डे जो है वो आपका आएगा बी, वो कितना यूनिट करेगा, 2 यूनिट, ठीक है। ये सेकेंड डे, ये फर्स्ट डे। तो अगर हम देखें तो पहला दिन और दूसरा दिन, तो 2 दिन का, 2 days का काम कितना आ गया भैया, 7 यूनिट। टोटल काम हमको कितना करना है, 36 यूनिट। तो इसके करीब करीब जाए तो कितना आ जाएगा, 7 × 5 = 35, 5, यानी कि 10 दिन में हम कितना काम कर दे रहे हैं, 35 यूनिट। बच कितना रहा है, 1 यूनिट का। 1 यूनिट कौन करेगा, ए, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 10 सही 1/4 डेज में जो है काम जो है वो पूरा समाप्त होगा। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 प्लस ये, तो देखो 4, 11 3 14, 14 चौका 56 डिवाइडेड बाई 7, 8 7 56, 21 माइनस का 13। कथा कि ट्रेन ए, ठीक है, ट्रेन ए लिव्स स्टेशन एम एट 6 AM एंड रीच स्टेशन एन एट 2 PM, ठीक है। 6 बजे चलता है और 2 बजे दोपहर में पहुंचता है ऑन ए सेम डे। ट्रेन बी लीव स्टेशन एन एट 8 AM एंड रीचेज स्टेशन एम एट 3 PM ऑन द सेम डे। फाइंड दी
टाइम व्हेन ट्रेन ए एंड बी मीट। तो देखो इसको कितना घंटा लग रहा है, 6 बजे चल रहा है, 6 बजे से लेके ये 2 बजे तक पहुंचता है। तो 6 8 6 14, राइट। तो 6 घंटा सॉरी, इसको 8 घंटा लगता है एम को, 8 घंटा लग रहा है। और बी को सॉरी, और एन को कितना लग रहा है, ट्रेन बी को ना, ए को 8 घंटा लग रहा है और बी को कितना घंटा लग रहा है। तो वो 8 बजे चलता है और 3 बजे, तो 8 7 15, 7 घंटा। ठीक है। तो यहां से हम लिख देते हैं ट्रेन ए की टाइमिंग कितनी है भैया। ट्रेन ए जो है 8 आवर ले रहा है और ट्रेन बी जो है वो आपका 7 आवर ले रहा है। ठीक है, इतना चीज क्लियर हो गया। अब देखो, जब डिस्टेंस आपके पास क्या है, सेम डिस्टेंस है ना, तो स्पीड निकालो। तो स्पीड, अब आप यहाँ पे स्पीड ए, ट्रेन की स्पीड ए कितना हो जाएगा, डिस्टेंस से, डिस्टेंस डी ही है और टाइम 8 आवर लग रहा है। उसी तरह स्पीड ऑफ बी, बी निकालोगे तो डिस्टेंस 7। यानी कि आप यहाँ पे देखोगे तो रिलेटिव स्पीड अगर निकालो तो दोनों एक दूसरे के साइड जा रहे हैं तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड लिख लो। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, डी अपॉन 8 प्लस में डी अपॉन 7। तो यहाँ से 56 आ जाएगा एलसीएम। डी आकर बाहर कर दो तो 8, 7 + 8, 7 + 8, तो ये आ जाएगा 15। ठीक है, तो डी इंटू 15 बट्टा कितना आ जाएगा, 56। ठीक है, यही आ रहा है डी को, डी 15 डी अपॉन में 56। ठीक है, इतना आ गया, ये स्पीड आ गया। हमने रिलेटिव स्पीड निकाल लिया। क्लियर है। अब देखो यहां पर कि आपका कर क्या रहा है कि एक 6 बजे खुलता है और एक दो 8 बजे खुलता है, तो 2 घंटा का डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर 2 घंटा का डिफरेंस अगर आप देखोगे, तो एक अगर 2 घंटा का यहाँ पर डिफरेंस हम देखें, तो यहाँ पर डी ए डिफरेंस, अगर डिस्टेंस की बात करें तो स्पीड ए इंटू में 2। तो स्पीड ए हमारे पास क्या था, डी अपॉन में 8 इंटू में 2, तो ये कट जाएगा 4। यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, डी/4, यही आएगा ना। तो डी/4 आ गया। अब रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बच जाएगा, जो कवर करना पड़ेगा तभी तो मीट कर पाएगा ना। तो वो कितना आ जाएगा, तो डी-डी/4। तो इसको अगर करोगे तो ये आ जाएगा 3D बाई, कितना आ जाएगा, 4। 3D/4 आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं, यहाँ पर करना है, इससे डिवाइडेड बाई इसको कर दो, यानी कि 3D/4 डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई 15D बाई कितना, 56। तो अगर डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 5×3 = 15 आ जाएगा, 5, 14×4 = 56 आ जाएगा। तो 14/5 आ जाएगा। ठीक है, अब 14/5 को अगर आप देखो, 14/5 इसको काटो तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया ना 14/5। तो 5 दूना 10, 2 आवर। ठीक है, 5 दूना 10, बचा कितना, 4। तो 2 आवर और 4 बाई यहाँ पर क्या बचेगा, 5। तो इसको अगर 60 से कर दोगे तो ये कट जाएगा 12×4 = 48, यानी कि 10 10 48। ठीक है, 10 48 में वो मीट करेगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 4। तो देखो 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, लास्ट 2 डिजिट 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि जिसकी लास्ट 2 डिजिट जो है 4 का डिविजिबल है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट। इफ 5/2 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन दिस, देन द वैल्यू ऑफ एम। ठीक है, अगर आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, रूट के फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे क्या क्या आ गया कि रूट दिया गया है, सबसे पहले तो आपको रूट समझना पड़ेगा। ठीक है, ये जो है ना एक्स की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दें, जैसे कि 4, एक्स की वैल्यू क्या है, 5/2। 5/2 का स्क्वायर कर दें -m इंटू 5/2 प्लस 25 = 0। तो अगर हम देखें तो 50 25 × 4 = 100 बट्टा कितना आ जाएगा। तो देखो ये 4 4 कट जाएगा तो 100 ही आएगा ना, सॉरी 100 कह रहा हूँ, 4 4 कट जाएगा तो ये 25 आएगा, माइनस ये 5m/2 प्लस 25। तो ये, सॉरी, यहां से अगर हम इसको देखें तो ये 25 और 25 कितना आ जाएगा, 50। ठीक है,
तो उधर माइनस कर देंगे, तो -5m अपॉन में 2 इज इक्वल टू -50। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है। अब कटने के बाद क्या आएगा, 10। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 20। कहता है कमल इज द फादर ऑफ विष्णु, द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 60 ईयर। ठीक है। इफ 6 ईयर अगो कमल एज वाज 5 टाइम्स द एज ऑफ विष्णु। ठीक है। देन देन द फाइंड द प्रेजेंट एज इन ऑफ विष्णु। देखो, विष्णु यानी कि मैं सन और फादर का यहाँ पर निकालता हूं, तो एज का सम क्या कह रहा है कि 60 ईयर है, किसका, फादर प्लस सन का एज कितना है, सम प्रेजेंट एज का सम कितना है, 60। अब उसमें ये कह रहा है क्या, कि 6 ईयर अगो, तो 6 ईयर अगो जाओगे, 6 ईयर अगो, अगो, तो ये कितना आ जाएगा, f-6। ठीक है। और ये तुम्हारा कितना रहेगा, f-6 रहेगा। और ये भी रहेगा s-6, बट वो कह रहा है कि कितना गुना हो जाता है, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ द विष्णु। तो यहां से देखेंगे तो f-6 इज इक्वल टू 5s-30। अब यहां से एक इक्वेशन बना लो, f की वैल्यू निकाल लो। तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 - s। तो इसको हम पुट कर सकते हैं इसमें। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ की जगह पे 60 - s लिख देते हैं, तो 60 - s -6 इज इक्वल टू 5s - 30। अब यहां से अगर आप देखोगे तो ये 54 - s इज इक्वल टू 5s - 30। अब ये वाला इधर जाएगा तो ये 6s बन जाएगा, और ये वाला इधर आएगा तो ये ऐड होके कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 84। ठीक है। तो 14×6 = 84 आता है। तो एस की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 14 आ जाएगी। पूछा किसका था, परसेंटेज ऑफ सन, तो सन की कितनी आ गई, 14। तो ये आपके जो 6 अक्टूबर 2022 में ग्रुप ग्रुप डी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके सॉल्यूशन थे। कैसा लगा सॉल्यूशन, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देने। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन। मिलेंगे अगले सॉल्यूशन के साथ, अगले किसी एक दूसरे मतलब अगला जो शिफ्ट होगा, ये शिफ्ट 1 था, शिफ्ट 2 कराएंगे। ठीक है। तो उसके साथ मिलेंगे, कल मिलेगी आपको क्लासेस, कंटिन्यू रहेगी क्लासेस ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।